हेलो फ्रेंड्स। तो हम जो बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, वो बात कर रहे थे हम सारगोन अभिलेख की। तो हम सारगोन अभिलेख की बात कर रहे थे, तो उसमें आगे बात करते हैं कि सारगोन अभिलेख जो है वो मेसोपोटामिया सभ्यता से मिला है। इसकी जो डेट है वो जॉन मार्शल के अनुसार 3250 ईसा पूर्व है, और इस आधार पर जॉन मार्शल IBC की जो डेट बताते हैं वो 2350 BC बताते हैं। जॉन मार्शल के अलावा इस में सारगोन अभिलेख जो है इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसी में से अपन आगे जब पढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं कि मेसोपोटामिया का लेख जो है सारगोन, इसमें लिखा है कि दिलमून जो कि बहरीन द्वीप के लिए यूज हुआ है, मकान और मेलुआ, ये सभी मेलुआ जो है ये हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। सब इन सभी की जानकारी हमें सारगोन अभिलेख से प्राप्त होती है। साथ में ये सभी जो क्षेत्र हैं जो नाम हमें पढ़ रहे हैं, ये सभी समुद्र के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मेलुआ से हमें कार्नेलियम पत्थर, लार्जवर्थ मणि, तांबा, सोना, इस प्रकार की चीज़ें प्राप्त होने के बाद सारगोन अभिलेख में मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ एक मिथक भी बताया जाता है जो मेसोपोटामियाई मिथक है, कि भाई इसमें लिखा हुआ है सारगोन अभिलेख में कि मेलुआ के महलों में, राजमहलों में आधा पक्षी हुआ करता था, उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। और ये आधा पक्षी का जो बात कर रहे हैं, ये आधा पक्षी किसको बताया जा रहा है? मोर को। आधा पक्षी कौन था? मोर था। ठीक है, आगे हम बात कर चुके हैं ओमान, बहरीन, मेसोपोटामिया, इन सब का संपर्क जो था वो कैसे? समुद्र के द्वारा संपर्क था। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ लिया कि जो मेलुआ है, इस मेलुआ को क्या कहते हैं? नाविकों का देश कहा जाता है। किसमें? सारगोन अभिलेख में। हम पूरी बातें जो करेंगे सारगोन अभिलेख के आधार पर। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की मेसोपोटामिया की इस व्योमाकार मोहर की। हमने बात की है ये जो मोहर है इस पर चित्रांकन की बात की है। इसके अलावा हमने ये सुमेरियन नाप वाली जो मोहर है इसकी बात की है। ये जो है इसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये जो है ये बहरीन द्वीप में जो गोलाकार मोहर जो मिली है, जो फारस की खाड़ी के समान है, तो ये मोहर की बात की जाती है कि ये मोहर जो है ये लगभग हड़प्पाई मोहर के समान थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ के जो बाँट हैं दिलमून के, वो स्थानीय बाँट जो हैं वो हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते हुए बताए जाते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि भाई किस प्रकार ये मिलते हैं। इसके बाद हम जो बात करते हैं वो मोहर, लिपि और बाँट की बात करते हैं। सबसे पहले मोहर की। तो आप ये मानते हैं कि मोहर क्या है? मोहर जो है वो दो प्रकार की। पहली तो बात, एक आयताकार मोहर है, एक वर्गाकार मोहर है। आयताकार मोहर पर हमें केवल लिपि मिलती है, जबकि वर्गाकार मोहर पर लिपि के साथ में हमें पशु का अंकन भी मिलता है। यदि हम बात करें मोहरों के निर्माण की, तो मोहरों के निर्माण में सेल खड़ी पत्थर से सर्वाधिक मोहरें निर्माण की जाती हैं। इनके अलावा चर्ट पत्थर का उपयोग किया जाता है, परंतु चर्ट पत्थर का प्रयोग सबसे ज़्यादा बाँट बनाने में किया गया था। उसके अलावा गोमदे और कांचली मिट्टी जो है इससे भी मोहरों का निर्माण किया गया था। अब मोहरों का प्रयोग क्या था, इसका उपयोग क्या था, इसकी बात होती है। तो आप ये मान लें कि मोहरों का प्रयोग जो है वो आपके किताब के अनुसार बात करें तो एक सीधा सा इन्होंने एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है कि आप किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, तो उसको भेजते समय उस पर संपूर्ण रूप से अंत में उस मोहर पर पैक बंद करने के बाद उस पर जहाँ से आपने पैक किया है उस स्थान पर आप एक मोहर लगा देते हैं। और ये मोहर जो है ये पुरानी मिट्टी की छाप, पुराने टाइम पे तो मिट्टी की छाप से लगाई जाती थी। ठीक है, और उस मोहर के उस छाप का एज इट इज उस स्थान तक पहुँचे जाने पर यदि वो एज इट इज मोहर मिलती है तो इसका मतलब हमारी वस्तु के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। लेकिन यदि वो मोहर वैसे नहीं मिलती है, इसका मतलब है कि वस्तु के साथ छेड़छाड़ की गई है। ठीक है,
आगे हम जब बात करते हैं तो मोर जो है, इसमें आप याद रखें कि ये छाप होती है। और ये छाप कैसी होती है? तो गीली मिट्टी की छाप होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं लिपि के बारे में। लिपि की बात करते हैं तो पहले हमें जाननी होती है कि लिपि है क्या। तो धौलावीरा की जो IBC की जो लिपि है, ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, पहली खास बात। इस लिपि के कई नाम हैं, उनमें से एक नाम है सैंधव लिपि, एक नाम है गोमूत्रिका लिपि, और इसे गोमूत्रिका लिपि को ही वृषभेदम कहते हैं। ये नाम RC मजूमदार जी ने दिया है। RC मजूमदार जी इस लिपि की तुलना जैपनीज लिपि से करते हैं, इसलिए इस लिपि को वृषभेदम नाम देते हैं। यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर और बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, इसलिए इसको सर्पिलाकार लिपि भी कहते हैं। इस लिपि में 250 से 400 तक पिक्टोग्राफ हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध चित्र है वो मछली का है, मीन का है, इसलिए इस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। इस लिपि का सबसे बड़ा जो सबसे लंबा जो लेख है वो धौलावीरा से मिलता है, और इसमें कितने 26 चिन्ह हैं, 26 अक्षर हैं। उसका आपको एक छोटा सा जो एग्जाम्पल है वो यहाँ दे रखा है, ये वाली, ठीक है। और आप ये मानेंगे कि ये धौलावीरा से हमें प्राप्त हुआ है, और इसमें कितने हैं 26। ये लिपि का है, और ये लिपि में भी किस चीज़ को बता रहा है? पिक्टोग्राफों को बता रहा है। लिपि के प्रमाण की बात करें तो हमें मोहर से मिलते हैं, हमें मृदबाण से मिलते हैं, मुद्रा छाप या मुद्रांकन से मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें औजार वगैरह बहुत सारे हैं, जैसे सूचना पट है। तो अभी आप जो ये देख रहे हैं वो भी एक सूचना पट है। ये सूचना पट हमें कहाँ से मिला? तो धौलावीरा से। तो सूचना पट इत्यादि चीज़ों से हमें लिपि के प्रमाण प्राप्त होते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो रोपड़ से मिली एक मुद्रांकन है, ठीक है। इस पर आप ये देखेंगे तो ये लिपि के प्रमाण है। आपके किताब के अनुसार बात करें तो लिपि जो है, इस पर जो चित्रांकन किया गया है, इस पर आप देखेंगे कि मालिक का नाम व पदवी को बताता है। हड़प्पाई मोहरों पर जो बातें हैं, लिपि जो है वो वर्तमान तक आज तक पढ़ी नहीं गई। इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, इसमें 375 से 400 के बीच में है, यानी लगभग 400 तक ये पिक्टोग्राफ हैं। यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। मैंने अभी आपको बताया कि दाईं ओर से बाईं ओर, बाईं ओर से दाईं ओर में। और यदि जहाँ पर हमें ये लिखावट मिली है तो उसमें मोहर है, तांबे के औजार हैं, मर्तबानों के अम्बट हैं, तांबे हैं, और मिट्टी हैं, इनकी लघु पट्टिकाएँ हैं, आभूषण हैं, हस्ती छड़े हैं, और इसके अलावा प्राचीन सूचना पट हैं जिन पर हमें ये सब चीज़ें मिली हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं, तो हम आपको इसमें बताते हैं कि मोहर पर किस प्रकार का ये अंकन मिला है। तो हमने आपको सबसे पहले पेज पर लेके जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो आपको यहाँ आप देखेंगे तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 1 सेकेंड, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कुबड़ वाला बैल दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये लिपि देख रहे हैं, और ये लिपि जो है दोनों चीज़ें आपको मिल रही हैं, लिपि प्लस पशु का अंकन। पशु का अंकन है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? वर्गाकार मोहर कह रहे हैं। और यदि आप पशु की आकृति देखेंगे तो ये है एक श्रृंगी बैल या कुबड़ वाले बैल की। और ये जो लिपि है, ये जो बताया जा रहा है, ये आपको पद का नाम और दूसरे क्या बताते हैं? मालिक का नाम। ये दोनों चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं, ठीक है। वापस हम पहुँचते हैं अपने उसी पेज पर और उस पर ही बात करते हैं।
आगे जो हम बात करते हैं वो है बाट। बाटों की बात करें तो ये 16 के गुणक पर थे। 16 का गुणक का मतलब है 1 रुपये में 16 आने, और ये 16 के गुणक पर आधारित जो बात है वो 1957 तक भारत में स्थित थी। बाटों के निर्माण की बात करें तो ये चार्ट नामक पत्थर से बनाए गए थे, 16 के गुणक पर आधारित थे। इसके अलावा हम बात करें तो छोटे बाटों का प्रयोग सामान्यतः आभूषण और मनकों को तोलने में किया गया था, ठीक है। और धातु से बना तराजू ये हमें मोहनजोदड़ो से मिला है, जबकि हमें स्केल जो है वो लोथल से मिला है। इसके अलावा आप यहाँ एक और ख़ास बात ऐड कर सकते हैं बाटों में, माप तोल प्रणाली में, तो वो बात है कि हमें यहाँ के जो लोग हैं, IBC के जो लोग हैं, ये धन व वर्ग का प्रयोग करना जानते थे, ठीक है। धन और वर्ग के बारे में जानते थे। इसके अलावा हम ये भी पढ़ चुके हैं कि ये दशमलव प्रणाली का प्रयोग करना भी जानते थे। नेक्स्ट जो बात है वो है प्राचीन सत्ता की। प्राचीन सत्ता के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें ऐसे कोई खास प्रमाण तो मिलते नहीं हैं प्राचीन सत्ता को लेकर के कि यहाँ किसी एक राजा का शासन रहा था। तो इसके बारे में हमें सबसे पहले हम बात करें तो प्रासाद और शासक, इसकी बात की जाती है। दरअसल हमें पुरातत्वविदों को एक विशाल भवन मिला है। इस विशाल भवन को इन्होंने एक महल की संज्ञा दे दी है, राजमहल की संज्ञा। इसके अलावा इन्हें एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसे इन्होंने पुरोहित राजा कहा है, और वो पुरोहित राजा की मूर्ति जो है वो आप यहाँ देख लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें तो आपको ये पता लग जाएगा कि आप किस पुरोहित राजा की बातें कर रहे हैं। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं इसे ही कहा गया है पुरोहित राजा, ठीक है। और इसमें खास बात यह है कि ये जो आप देख रहे हैं ये कपड़े की बात हो रही है यहाँ, डिजाइन की, ये कपड़े की डिज़ाइन देख रहे हैं। अभी अपन आगे जब बात करेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ की बात की। आगे हम जब इसमें बात करते हैं तो भाई इससे ये सिद्ध होता है पुरोहित राजा और राज प्रसाद से कि भाई मेसोपोटामिया के राजा महाराजा जो थे वो पुरोहित राजाओं से परिचित थे। तो इसीलिए पुरातत्वविदों ने इस मूर्ति को देख करके और इसे पुरोहित राजा के संज्ञा दे दी है। हम इस बात को जानते हैं कि भारत में उस समय की सामाजिक स्थिति और मेसोपोटामियाई सामाजिक स्थिति में बहुत बड़ा अंतर रहा था। हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे उस समय। कुछ पुरातत्वविद तो इस बात को कहते हैं, ठीक है, सभी की सामाजिक स्थिति समान थी, इस बात को भी वो कहते हैं। दूसरे पुरातत्वविद कहते हैं कि एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सभी में अलग अलग राजा थे। सबके अपने अपने तर्क हैं। हम तो बात करते हैं तो हम राम शरण शर्मा जी की बात करते हैं। जिनका मानना था कि IBC में एक संस्था थी और वो संस्था शासन करती थी। अब इस संस्था में कई अमीर घर के परिवार के लोग थे। अब ये अमीर परिवार में क्या कह सकते हैं कि भाई सेठ जो रहे होंगे, श्रेष्ठी जो रहे होंगे, पशुपालक जो रहे होंगे, वो सभी एक संस्था बनाते होंगे और वो संस्था जो है वो शासन करती होगी। अब ये संस्था जो है वो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में शासन कर रही होगी, मान लो ये हड़प्पा में शासन कर रही है, लेकिन इनके जो नियम कानून जो हैं वो पूरी सभ्यता में अंकित थे। पूरी सभ्यता में वो ऐसे देखने को मिलता है कि हमने यदि जैसे बात करें ईंटों, तो ईंटों के जो हमें टाइप मिला है, ईंटों में जो हमें नाप तोल मिली है वो सभी जगह एक जैसी मिली है। हम यदि इनके और भी जैसे हमने विशेषताओं की बात करें नगर नियोजन में, अभी हम पढ़ के आए कि बस्ती का 2 पार्ट में विभाजन था। बस्ती 2 भागों में विभाजित थी, दुर्ग और निचला शहर। तो सभी जगह से हमें ये 2 भाग ही मिले हैं
केवल कुछ एक ऐसी जगह हैं जहाँ से हमें अपवाद स्वरूप ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसका मतलब ये है, जैसे अभी हम आगे हम जैसे बात करें तो ये सब क्यों, जैसे पुरावस्तुओं में समानता देखने को मिलती है, नियोजित व्यक्तियों के जो साक्ष्य हैं वो बताते हैं, ईंटों का निश्चित आकार के अनुपात में मिलना है, कच्चे माल के स्रोतों पर आधारित है। ये सब चीज़ें बताती हैं कि किसी न किसी प्रकार से एक लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया होगा। अब ये लोकतांत्रिक प्रणाली का मतलब ही किससे है कि ये निश्चित रूप से किसी एक संस्था का काम रहा होगा। उस संस्था में ज़रूर बहुत सारे ऐसे वर्ग के लोग रहे होंगे जो कई बहुत सारे लोगों से मिल कर के संस्था चलती। ठीक है, आगे हम जब इसमें पढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सभ्यता का अंत। इस सभ्यता का अंत कैसे हो गया? जब सभ्यता के अंत की बात करते हैं तो हमें ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्र जो हैं, यहाँ के अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थल जो हैं वो इनको त्याग दिया गया। ठीक है, और त्यागने के साथ ही साथ लोग जो हैं वो गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नई बस्तियों के साथ आबादी बढ़ाने लग गए। ठीक है, उसके बाद का जो क्षेत्र आया वो उत्तर हड़प्पा काल के क्षेत्र, यानी कि 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे, और कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की जो भौतिक संस्कृति थी उनमें बदलाव आ गया। बदलाव कैसे आया, ये कैसे कैसे घटनाक्रम हुआ, उनकी बात करेंगे। उससे पहले हम एक बात कर लेते हैं उत्तर हड़प्पा की या अनुव्रती संस्कृतियों की। हम सब शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं प्रारंभिक संस्कृतियों के बारे में। प्रारंभिक संस्कृतियाँ, तो ये प्रारंभिक संस्कृतियाँ जो हैं ये उत्तर हड़प्पा या अनुव्रती संस्कृतियाँ जो हैं वो इन्हीं का नाम है। ये प्रारंभिक संस्कृतियों के बारे में हम बात करते हैं तो इन पे स्पष्ट रूप से बात की जाती है कि ये IBC से पहले आई और ये IBC के बाद तक रही। ठीक है, IBC से पहले ये थी और IBC के बाद तक रही। ठीक है, देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनसे पहले हम एक बार ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद ये पूरी कहानी बताएंगे। तो सभ्यता की जो विशिष्ट बात है उनमें विशिष्ट पुरावस्तुएँ हैं, जैसे बाँट है, मोर है या मनका है, इनका समापन हो गया। ठीक है, इनमें जो थोड़ी वस्तुएं जो थी उनका थोड़ा माल प्रयोग में लाया गया था, सभी चीज़ें समाप्त हो गई। आवास निर्माण की जो तकनीक है उनमें कमी हो गई। सार्वजनिक जो संरचनाओं का निर्माण था वो बंद हो गया। ठीक है, तो ये सभी जो हैं वो संस्कृति में ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करते हैं। अभी आप समझें, देखो इन सब का मतलब आपको एक ही चीज़ की ओर बताया जा रहा है, वो है सभ्यता का अंत। आप इनमें से ये कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, आपको केवल इतना याद रखना है कि सभ्यता का अंत हुआ, उसके साथ साथ जितनी विशेषताएं थीं उन सभी का अंत हो गया था, और इन सभी के अंत के साथ ही एक नई संस्कृति का विकास होने लग गया था, जो कि थी उत्तर हड़प्पा या अनुव्रती संस्कृति, जो इन स्थलों को त्याग करके इनके जगह अन्य नए स्थलों पर जा कर के रहने लग गई थी। ठीक है, अब ये स्थल जो हैं वो त्याग क्यों दिए गए, इनके त्यागने के पीछे का कारण क्या था वो हम बात करें तो इनमें से पहला कारण होता है जलवायु परिवर्तन, दूसरा कारण होता है वनों की कटाई, तीसरा कारण होता है अत्यधिक बाढ़ का आना, चौथा है नदियों का सूख जाना या नदियों का मार्ग बदल लेना या भूमि का अत्यधिक उपयोग। ये सभी कुछ ऐसे कारण हैं जो इस बात का उत्तर देते हैं कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ, जो स्थल थे वो उनको त्याग कैसे किया गया। तो आपका पहला जो पॉइंट है वो यहीं पर स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अत्यधिक बाढ़ के कारण, वनों की कटाई के कारण,
सूखा पड़ जाने के कारण, नदियों का मार्ग बदल लेने के कारण, इन सभी कारणों से जो सभ्यता के जो स्थल थे, हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, ठीक है, रंगपुर था, लोथल था, धोलावीरा था, ये सभी जो थे, ये सभी स्थलों का त्याग करना पड़ गया था। इस प्रकार ये सभी स्थल जो हैं वो नष्ट होते हुए चले गए। आगे तब हम पढ़ते हैं, स्पेशल हमें एक नई चीज़ के बारे में पता लगता है, वो है एक आक्रमण के साथ। इसमें आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है और ये चीज़ें आपको कैसे पढ़े वो आप देखें। इसमें आपको पहले तो आपको ये पढ़ना है कि बातें करेंगे वो जॉन मार्शल की जो बुक है उस पर बातें करेंगे। जॉन मार्शल की जो किताब है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1931, वहाँ से ली गई है। अब इसमें क्या बातें बताई गई हैं कि जो डेड मैन लैंड की जो सकरी गली है उसकी बातें हैं। ये सभी हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो की खुदाई की बातें कैसे हैं, इनमें आपको हम एक सेकंड में बताते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं ये सभी ये किस चीज़ की बातें हैं। देखो, हम बात करेंगे इस वाले एरिया की जो जॉन मार्शल द्वारा खोजा गया था। तो इस एरिया के बारे में हमें जॉन मार्शल अपने इस किताब के इस पैराग्राफ में जो बातें बताया है उनकी बातें हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है हम केवल उन्हीं की बात करेंगे। दूसरी बात है 1925 में मोहनजोदड़ो के 16 लोगों के अस्थि पंजर मिले हैं आभूषण सहित, ठीक है। और इन्होंने ये आभूषण जो हैं ये इन्होंने अपनी मृत्यु से समय से ही पहन रखे थे। इसके बाद 1947 में जो व्हीलर हैं, ये व्हीलर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बन गए थे और इन्होंने प्राचीनतम जो ग्रंथ हैं ऋग्वेद के आधार पर साक्ष्यों का संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि ऋग्वेद में पुर शब्द का उल्लेख है और पुर का मतलब क्या होता है, प्राचीन किला, गढ़। और इस समय का जो देवता था इंद्र, उसको पुरंदर कहते थे। पुरंदर का मतलब है गढ़ को तोड़ने वाला, गढ़ को जीतने वाला, दुर्ग को जीतने वाला। ये दुर्ग कहाँ है या कहाँ थे, तो इनको मिथक में के अनुसार माना गया है। क्योंकि हम जब बात करते हैं ऋग्वेद की, यजुर्वेद की, सामवेद की, अथर्ववेद की, तो इनमें हमें बहुत सारी ऐसी कहानियाँ देखने को मिलती हैं। तो हड़प्पा काल में उत्खनन में जो भी बातें हुई उन सबको इस प्रकार जोड़ दिया गया है कि हम कहते हैं अनार्य प्रकार के एक विकसित सभ्यता को पाते हैं कि अनार्यों ने और आर्यों ने मिल करके इन पर अटैक किया IBC के लोगों पर और ये सभ्यता नष्ट हो गई। ये जानकारी देने का काम करते हैं। अब इनमें आप इंद्र जो है उसको पुरंदर कह रहे हैं, इसका मतलब कि इंद्र ने आकर के और यहाँ पर आक्रमण किया। अब ये सब बातें जो हैं वो व्हीलर अपने ऋग्वेद के अध्ययन के आधार पर बताते हैं। जबकि दूसरी बात इनमें क्या है कि ये सुदृढ़ रूप से ये सभ्यता नष्ट कैसे हुई, जलवायु संबंधी, आर्थिक व राजनीतिक विरासत ने इसे कमज़ोर किया हो, इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है। और इसके विनाश से हमें अंतिम रूप से ये तो पता चल ही जाता है कि मोहनजोदड़ो का अंतिम जो चरण है उससे हमें ये पता लगता है कि यहाँ पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का जनसंहार किया गया, ठीक है। और इसी सब के आधार पर इंद्र अभियुक्त माना जाता है। इंद्र को क्या मान लेते हैं? अभियुक्त। कौन मान लेता है? तो ये है IM व्हीलर, जिनकी किताब है हड़प्पा 1946, और दूसरा है एंशिएंट इंडिया जर्नल जो 1947 में उद्धृत की गई थी।
इसके आधार पर मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बातें करते हैं जॉर्ज डेल्स के आधार पर। 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नाम के पुरातत्वविद थे। उन्होंने कहा मोहनजोदड़ो में जो जनसंहार के सवाल जो उठाए गए हैं उनमें सभी अस्थि पंजर जो हैं वो एक काल के नहीं हैं। अभी हमने जो बात की कि भाई इंद्र जो हैं, इंद्र ने आक्रमण करके और इन पर अटैक करके और उनको मार दिया था, क्योंकि इंद्र को कहते हैं पुरंदर, दुर्ग को जीतने वाला। इसलिए अब इसी का जवाब देने के लिए 1960 में एक पुरातत्वविद हैं जॉर्ज डेल्स, वो कह रहे हैं कि भाई हमने भी इन जो अस्थि पंजर मिले हैं इनका अध्ययन किया है और इनके अध्ययन करने पर पता लगा है कि ये अस्थि पंजर जो हैं वो किसी एक काल के नहीं, अधिक कालों के हैं। एक ही टाइम पीरियड पे ये लोग नहीं मरे हैं, इस चीज़ को बताने का काम किया। G.F. डेल्स की जो किताब है उसका नाम है द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो एक्सपीडिशन 1964। अब वो किताबों के नाम तो याद रखने हैं, कंपलसरी है, क्योंकि आपके जो एवं वाले जो क्वेश्चन है उसमें ये किताबों के नाम पूछे जा रहे हैं। हर पेपर में एक ना एक किताब का नाम पूछा गया है, तो आपसे ये देर सवेर सभी किताबों के नाम पूछे जाएंगे, तो आप ये सभी याद रखेंगे। उसके बाद हम आगे जब पढ़ते हैं तो आगे हमें राखी गढ़ी जो पुराना स्थल है उस पर बात के पता लगता है। अब यहाँ से हमें देखो राखी गढ़ी से जो प्राप्त हड़प्पा कालीन कंकाल हैं इनकी बात की जा रही है। तो कंकाल से DNA निकाला गया था। ठीक है, हड़प्पा के पुरुष और स्त्री के बीच में 3D चेहरे की विषमताओं का पुनर्निर्माण किया गया, 3D चेहरे बनाए जा रहे हैं। ठीक है, आगे हम जब इसमें बात करें तो राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा में है, आप ये याद रखें, ये हरियाणा का है। पुरास्थल हरियाणा हिसार में स्थित है। हड़प्पा कालीन बड़ा शहर है, 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और हड़प्पा वासियों के आनुवंशिक इतिहास का अध्ययन करने के लिए राखी गढ़ी में खुदाई से प्राप्त मानव कंकालों के DNA जो हैं वो निकाले गए और ये शोध कार्य डेक्कन कॉलेज डीम्स यूनिवर्सिटी पुणे द्वारा किया गया और ये सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद और हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज के सहयोग से किया गया। ये अभी आपके काम नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप इतिहास विषय से आगे जब अध्ययन करते हैं तब आपके ये काम आए कि राखी गढ़ी में जो खुदाई की गई, कंकालों के जो DNA निकाले गए, इस शोध कार्य में डेक्कन कॉलेज डीन यूनिवर्सिटी पुणे के साथ साथ सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद और हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज का सहयोग था। आंकड़ों के विश्लेषण से यहाँ पता चलता है कि यहाँ के जो मूल निवासी थे उनके आनुवंशिक जो जड़ें थी, आनुवंशिक जो जड़ें थी वो 1000 ईसा पूर्व थी। क्योंकि हड़प्पा वासी 10,000 हड़प्पा वासी जो यहाँ के थे जिनका DNA हम निकाले 10,000 ईसा पूर्व तक यहाँ निवास कर रहे थे और हड़प्पा वासियों का DNA आज तक कायम है। दक्षिण एशियाई आबादी का अधिकांश हिस्सा जो है वो उनके वंशज प्रतीत होते हैं। हड़प्पा वासियों के दूर दराज के क्षेत्रों के साथ व्यापार, सांस्कृतिक संपर्क, ये सभी कम मात्राओं के द्वारा बताए जाते हैं। अब इसके अलावा आपको ये इम्पोर्टेंट जो है ना वो ये चीज़ देखनी चाहिए कि इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ने के पीछे का एक ही रीज़न सीधा सा है। अगर इस बात सिद्ध हो जाती है तो ये आप मान लें परफेक्ट ढंग से कि आगे चल के अभी तक हम विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता की बात करते तो मेसोपोटामिया लेते। अगर ये बात सिद्ध हो जाती है कि भाई हमारे यहाँ 10,000 ईसा पूर्व पहले हड़प्पा वासी थे, तो इसका मतलब ये है कि
विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता जो है वो कौन सी हो जाएगी? हड़प्पा हो जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करें। इसमें आपको इतना ही है और इसमें कोई ख़ास बात तो और नहीं है। हाँ, ये ज़रूर आपको अभी हमने बताया कि हड़प्पा संस्कृति के जो लोग हैं वो 3D आकृतियों का पुनर्निर्माण किया उन्होंने और इन चेहरों का उल्लेख भी किया गया। ठीक है, इस क्षेत्र में 5000 वर्षों की आनुवांशिक और सांस्कृतिक निरंतरता दिखाई देती है।